आज हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 रिवाइज करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें लर्निंग आउटकम्स दिया गया है पहले, और इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की। इंसॉल्वेंसी क्या है और बैंकरप्सी क्या है, देखो हम इसको एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। इंसॉल्वेंसी कैन बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस और कॉरपोरेट्स। तो जो इंसॉल्वेंसी वर्ड है, अगर उसको इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैंकरप्सी। अगर कोई इंडिविजुअल है और अपने उसने जो लोन लिया है उसको पे नहीं कर पाता, और जो उसकी वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं वो कम पड़ जाती हैं उसकी लाइबिलिटीज से, और देन उसकी एसेट्स को बेचना पड़ता है लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, तो उस केस में क्या बोलते हैं, बैंकरप्सी। और अगर कॉरपोरेट्स के रेफर में अगर इंसॉल्वेंसी वर्ड को यूज किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी। अगर कोई कॉरपोरेट है या कोई कंपनी है, अगर अपने डेट्स को पे नहीं कर पाती और उसकी जो वैल्यू ऑफ एसेट्स कम पड़ जाती हैं लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, तो हम उस केस में जो कॉरपोरेट है उसको बोलते हैं कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। अगर वो कॉरपोरेट है लॉस में चला जाता है और अगर ये पॉसिबल नहीं है कि उसको हम रिवाइव कर सके तो उसको हम लिक्विडेशन में डाल देते हैं। सो देन हम आगे जो इनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन। जो बैंकरप्सी क्या है, इज ए लीगल प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग ए पर्सन और बिजनेस दैट इज अनेबल टू पे आउटस्टैंडिंग डेट्स, यानी कि जो अपने लोन्स को पे करने में सक्षम नहीं है। देन एसेट्स कम पड़ जाती हैं लाइबिलिटीज को पे करने में। सो देन लिक्विडेशन क्या है, इज ए वाइंडिंग अप ऑफ ए कॉरपोरेशन। सो देन आगे हम जो मेन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 3 में बताई गई हैं। इसमें ये स्ट्रक्चर ऑफ द कोड में दिया गया है, यहाँ पे सेक्शन 1 टू सेक्शन 3 है जो वो इसमें जो कमेंसमेंट के बारे में बताता है जो सेक्शन 1 बताता है, जो एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया जो है सेक्शन 2 में बताया गया है, और यहाँ पे जो डेफिनेशन है जो सेक्शन 3 में बताई गई है। सो हमें आगे बताया गया है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस अंडर सेक्शन 4 टू सेक्शन 77। देन हम आगे इसके बारे में फाउंडेशन ऑफ कोड से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, 4 पिलर है मेनली। जो फर्स्ट पिलर है उसमें कौन आते हैं, एनसीएलटी है। जो अगर कोई पार्टी है उसको एप्लीकेशन डालनी है तो वो कहाँ एप्लीकेशन डालेगी, तो वो एनसीएलटी में एप्लीकेशन डालेगी। अगर कोई पार्टी एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील कहाँ जाएगी, एनसीएलटी में अपील जाएगी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील जाएगी। सेकेंड पिलर में कौन आते हैं, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज आती हैं सेकंड पिलर में। देन थर्ड पिलर में कौन आते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आते हैं। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं वो थर्ड पिलर में आते हैं। एंड फोर्थ पिलर में इंफॉर्मेशन यूटिलिटी आता है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक ऐसी टर्म है जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो सेव की जाती है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर की जाती हैं इंफॉर्मेशन। सो देन इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। CIRP प्रोसीडिंग्स में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर से हम क्या समझते हैं, जो कंपनी है जिसने लोन लिया है वो अपना लोन पे नहीं कर पाती तो उसके अगेंस्ट जो है एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। किस पर्पज के लिए, CIRP प्रोसीडिंग्स के लिए। कौन करेगा एप्लीकेशन, बाय द कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ फाइल कर सकता है, या फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल करेगा, या ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल करेगा। और अगर अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट होगा, अगर डिफॉल्ट होगा ना, अगर डिफॉल्ट नहीं है तो CIRP का प्रोसेस नहीं होगा। अगर अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, मिनिमम डिफॉल्ट कितनी अमाउंट का होना चाहिए, 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट होना चाहिए। मान लो 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट है तो उस केस में CIRP प्रोसेस में नहीं जा सकते। अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपीज का है तो हम CIRP के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और एप्लीकेशन कौन देगा, कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ दे सकता है, या फाइनेंशियल क्रेडिटर दे सकता है, या ऑपरेशनल क्रेडिटर देगा। सो इसमें एक जो डिटेल प्रोसीजर दिया गया है इसमें हम इसके द्वारा पढ़ते हैं। कोई डिटेल प्रोसीजर फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय स्टेक होल्डर इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। इसमें हम एग्जांपल लेके चलेंगे कि जो कॉर्पोरेट डेटर है वो एक्स लिमिटेड है, ठीक है। व्हेन एन एंटरप्राइज, यानी कि जो एक्स लिमिटेड है डिफॉल्ट करती है पेमेंट करने में, कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज शिफ्ट्स टू। वैसे तो जो कंट्रोल होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, पर जो वो डिफॉल्ट करती है तो जो कंट्रोल है वो शिफ्ट हो जाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से हम क्या समझते हैं, यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या है, ग्रुप ऑफ दोज पर्सन्स है जिनका पैसा नहीं दिया गया है, यानी कि जो पर्सन्स है
उनका ग्रुप होता है एक जिन्होंने लोन दिया है, और जो ग्रुप ऑफ दोज पर्सन्स हुज मनी इज नॉट पेड बाय कॉरपोरेट डेटर, यानी कि सीओसी का जो पैसा है वो एक्स लिमिटेड ने नहीं दिया और सीओसी से जो लोन लिया था। देन जो सीओसी क्या करेगी, असेस करेगी, या तो वो कंपनी को रिवाइव करेगी या कंपनी को लिक्विडेट करेगी और अपना पैसा रिकवर करेगी। ठीक है, जो मेन पर्पस जो होता है ना सीओसी का, उसका मेन पर्पस यही रहता है कि बिजनेस को रिवाइव करें। सबसे पहले जो उनका मेन पर्पस होता है बिजनेस को रिवाइव करना, देन अपना पैसा रिकवर करना। और अगर बिजनेस को रिवाइव नहीं कर पाते तो वो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, देन जो सीओसी है वो अपना पैसा रिकवर करती है। बट ये जो सीआईआरपी की जो कंप्लीट प्रोसेस है ना वो 180 डेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन ये लिमिट जो टाइम पीरियड की मेंशन की गई है। और अगर उनको कुछ एक्सटेंशन चाहिए सीओसी को, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने दिन का दिया जा सकता है, अप टू 90 डेज का जो है वन टाइम एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन होगी ओनली एक टाइम के लिए मिलेगी और अप टू 90 डेज के लिए मिलेगी। तो टोटल कितने दिन हो गए, 270 डेज हो गए। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, जो हमें अप्रूवल किसकी लेनी होगी एक्सटेंशन के लिए, सीओसी के 66% मेजोरिटी की हमें अप्रूवल लेनी होगी। और जो अप्रूवल है वो कौन फाइल करेगा, आईआरपी फाइल करेगा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइल करेगा एनसीएलटी में। ठीक है, तो देन एक्सटेंशन होगा। और बट ये मैक्सिमम का फर्दर बताया गया है कि जो फर्दर सीआईआरपी प्रोसेस है वो मैक्सिमम कितने दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, 330 डेज में। जो एक्स्ट्रा 60 डेज जो किस चीज़ के लिए दिए गए हैं, देखो अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है कंपनी में, ठीक है, तो कंपनी पर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उस केस में मैक्सिमम टाइम लिमिट 330 डेज का बताया गया है कि सीआईआरपी प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम 330 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। सो देन हमें डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो सेक्शन 4 टू सेक्शन 32 में दिए गए हैं। देन हमें प्रोविजंस रिलेटिंग टू लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट्स के जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 32 सेक्शन 54 में दिए गए हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ स्मॉल कॉर्पोरेट पर्सन सेक्शन 55 टू सेक्शन 58 में डिफाइन किए गए हैं। और उस केस में क्या है, जो अनलिस्टेड कंपनी है जिनका टोटल एसेट जो है नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ है। सो देन प्रोविजंस रिलेटिंग टू वॉलंटरी लिक्विडेशन सेक्शन 59 में दिए गए हैं। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, then in most of the cases winding up of companies will be through the insolvency resolution process only. तो देन हमें आगे एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द कोड के बारे में बताया गया है कि ये जो कोड है वो होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है। तो देन हम यहाँ इसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड के बारे में बताया गया है, जो प्रोविजंस ऑफ द कोड शेल अप्लाई फॉर इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। जो इसमें कौन सी एंटिटीज कवर होती है, एक कंपनी आ गई या एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट या एनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द LLP एक्ट 2008। सो देन नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड कहाँ पर ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगा, द कोड डज नॉट कवर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो इसका एक लॉजिक है, बैंक को क्यों नहीं कवर किया गया है, क्योंकि बैंक का जो रेगुलेटर है वो जो आरबीआई है। ठीक है, तो बैंक की जो रेगुलेशंस हैं वो आरबीआई कंट्रोल करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक अलग से रेगुलेटर है। सो एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और पेंशन फंड्स हैं, ये जो है इस कोड ये इन पर जो है आईबीसी कोड एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सो देन जो एक फर्दर एक्सेप्शन दिया गया है इसमें कि जो एनबीएफसीज हैं with asset size of 500 करोड़ और मोर एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, उन पर जो है ये आईबीसी कोड एप्लीकेबल रहेगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगे उन एनबीएफसीज पर जिनका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये ऊपर ये वाला जो हमने पढ़ा है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये एमसीक्यू पर्पज से रेलिवेंट है। और प्लस ये जो एनबीएफसी विद एसेट साइज ऑफ 500 करोड़ और मोर जिन पर जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एप्लीकेबल रहेगा, ये एमसीक्यू पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो देन जो बोर्ड्स को डिफाइन किया गया है, जो डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। जो बोर्ड है, बोर्ड से मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। देन हमें आगे बताया गया है कि चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट
or lien credited on the property and includes a mortgage. So then corporate person से क्या मतलब है, यानी कि कंपनी, एक कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, या एक LLP जो डिफाइन की गई है अंडर LLP एक्ट 2008 में, या एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लायबिलिटी अंडर एनी लॉ बट डज नॉट शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। ये MCQ पर्पज से भी रेलिवेंट है। सो देन कॉर्पोरेट डेटर में कौन आएगा, जो कंपनी है वो कॉर्पोरेट डेटर है, यानी कि जिसने मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन हु ऑफ से डेट टू एनी पर्सन, यानी कि जो कर्जदार है जिसने लोन लिया है वो कॉर्पोरेट डेटर है। तो देन क्रेडिटर की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने लोन दिया है, फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने लोन दिया है कॉर्पोरेट डेटर को, एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होते हैं, जिसने माल उधार बेचा है कॉर्पोरेट डेटर को, या सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने सिक्योरिटी ली है और लोन दिया है, या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं और डिग्री होल्डर है। सो देन डेट को डिफाइन दिया गया है, यानी कि लोन है जो। देन फाइनेंशियल डेट के बारे में बताया गया है कि मीन्स डेट अलोंग विद इंटरेस्ट। सो देन ऑपरेशनल डेट के बारे में बताया गया है। तो देन डिफॉल्ट से मतलब क्या है, नॉन पेमेंट ऑफ डेट, जो लोन को पेमेंट नहीं किया गया तो उसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। सो देन हमें आगे हम मेन डेफिनेशंस को कवर करेंगे। देन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होता है, जो कि मीन्स ए पर्सन एनरोल्ड अंडर सेक्शन 206 विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी होती है, यानी कि जो ICAI है वो क्या लेती है, एग्जाम्स लेती है। सो देन वो एज ए मेंबर वहाँ पे होते हैं जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, एंड वो रजिस्टर्ड कहाँ होते हैं, विद बोर्ड, यानी कि IBBI जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के पास वो रजिस्टर्ड होते हैं। सो देन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होती है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है। तो देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसमें कौन रहेगा, NCLT, यानी कि NCLT को एप्लीकेशन जाएगी जो CIRP के रिगार्डिंग एप्लीकेशन जाएगी। अगर कोई पार्टी जो NCLT के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील कहाँ जाएगी, NCLT में जाएगी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में। तो देन कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मीन्स, जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है एक कॉर्पोरेट डेटर होता है। तो जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉर्पोरेट डेटर भी इंक्लूड होता है, ए मेंबर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ए इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज of managing the operations and resources of the corporate debtor, or a person who has the control and supervision over the financial affairs of the corporate debtor। तो ये सभी जो है वो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन में कंसिडर होते हैं। सो देन हम आगे डेफिनेशंस जो है पढ़ेंगे, मेन डेफिनेशन पढ़ेंगे जो पर्पज से रेलिवेंट है हमारे एग्जाम पर्पज से। इनिशिएशन डेट, तो इनिशिएशन डेट से हम क्या कंसिडर करेंगे, जब हम CIRP एप्लीकेशन जिस दिन फाइल करते हैं तो उस दिन को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन डेट। और इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट क्या होगी, जिस दिन जो NCLT है CIRP एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा, तो डेट ऑफ एडमिशन ऑफ CIRP एप्लीकेशन विल बी द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। सो देन आगे हमें जो दी गई है मेन डेफिनेशंस उसके बारे में हम कंसिडर करेंगे। तो देन हमें रेजोल्यूशन प्लान के बारे में बताया गया है। रेजोल्यूशन प्लान मीन्स ए प्लान प्रपोज्ड बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, यानी कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो प्लान बनाते हैं कॉर्पोरेट डेटर के लिए। तो देन सेक्शन 4 के बारे में पढ़ेंगे हम, जो इसमें सेक्शन 4 क्या है, CIRP प्रोसेस कहाँ हमें जो CIRP प्रोसेस स्टार्ट करनी है और इसके लिए हमें CIRP एप्लीकेशन लगानी होगी। तो CIRP एप्लीकेशन कब लगेगी, जब डिफ़ॉल्ट हुआ है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट का होना ज़रूरी है, यानी कि जो एंटिटी है उसने क्या है, लोन पे नहीं किया, जो कितनी मिनिमम अमाउंट का, 1 करोड़ का, जो मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़ का अगर लोन पे नहीं किया एंटिटी ने, तो उस केस में जो है वो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है या ऑपरेशनल क्रेडिटर है या कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ है जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कहाँ पे करेंगे, NCLT में एप्लीकेशन फाइल करेंगे। देखो ये हम पढ़ लेते हैं एक बार। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच फाइनेंशियल क्रेडिटर्स असेस वेदर द डेटर्स बिजनेस इज वायबल टू कंटिन्यू, अगर जो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड द ऑप्शंस फॉर इट्स रिसोर्सेज एंड रिवाइवल, उसके जो अगर इसको रिवाइवल कर सकते हैं। If the insolvency resolution process fails or financial creditor decide that the business of debtor cannot be
कैरिड इन ए प्रॉफिटेबल मैनर में अगर बिजनेस को कैरी नहीं किया जा सकता, देन वो कंपनी क्या है, लिक्विडेशन में चली जाएगी। एंड देन द डेटर विल अंडरगो लिक्विडेशन प्रोसेस एंड एसेट्स ऑफ द डेटर शैल बी रियलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द लिक्विडेटर। सो देन जो एसेट्स को जो है वो बेच दिया जाएगा और जो पैसा रिकवर करेंगे, सो देन फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को क्या है, पैसा अपना मिल जाएगा। जो ये प्रोसेस है वो 180 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, बट मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने दिन तक दिया जा सकता है, 90 डेज। अगर इन केस अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उस केस में जो ये मैक्सिमम अप टू 330 डेज तक चलेगी ये प्रोसेस, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। तो मैक्सिमम 330 डेज के टाइम पीरियड में जो CIRP प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो देन हमें प्रोसेस फ्लो बताया गया है कि जो प्रोसेस क्या रहेगा CIRP का, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। सो देन हमें अभी जो बताया गया था ये हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन टू NCLT जाती है इसमें। सो देन हम सेक्शन 6 के बारे में पढ़ेंगे, पर्सन्स हु मे इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, CIRP भी बोलते हैं। तो कौन इनिशिएट करेगा CIRP, वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स ए डिफॉल्ट, जहाँ पे यानी कि कॉर्पोरेट डेटर है यानी कि कोई कंपनी है जिसने डिफॉल्ट किया है, ए फाइनेंशियल क्रेडिटर और एन ऑपरेशनल क्रेडिटर और द कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ में इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो वो CIRP प्रोसेस के लिए इनिशिएट करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर। तो वो उस कंपनी के रिस्पेक्ट में जो है CIRP के लिए एप्लीकेशन देंगे NCLT में। Then accordingly provisions and procedures relating to each initiator are different. Accordingly the application may be made by financial creditor, any person to whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt is legally assigned or transferred to. Then operational creditor फाइल कर सकते हैं any person to whom a operational debt is owed and includes a person to whom such debt is legally assigned or transferred. और corporate debtor भी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं a corporate person who owes a debt to any person. सो हमने सेक्शन 6 तक आज यहाँ पे कवर अप किया है। सो हम आगे नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 7 से स्टार्ट करेंगे।